नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी। आज हम यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है कि डीएलएड के एग्जाम डेट आ चुके हैं और जून में एग्जाम्स हैं डीएलएड के, तो हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फुल बुक रिव्यू लेके आए हैं, जो ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बुक सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान है। उसमें से हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे, जो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं अपना फुल बुक रिव्यू। फर्स्ट यूनिट है इसकी इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियां। इतिहास के स्रोत में सबसे पहले इतिहास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास का जो उदय हुआ था वो बहुत पहले ही हो चुका था, आदिकाल से, और सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्यों के कार्यों को, मतलब व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों को, विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखने का प्रयास हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी लेखक थे, इन्होंने किया था। ये जो अंडरलाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ इस फुल बुक रिव्यू में बने रहिएगा। इसी कारण हेरोडोटस ने इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री को एकीकृत या क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, इसलिए ये इनके जनक कहे जाते हैं, ठीक है। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का जो वर्णन होता है, जो पूर्वकालीन घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं और समझते हैं। इतिहास के जो क्षेत्र हैं, इसमें इतिहास के क्षेत्र में भारत में केवल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के जो इतिहास को तीन तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो वर्गीकरण किया गया है वो निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। इसमें हम पूर्व इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जो आदिकाल के इतिहास है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी में आगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी सामग्री इस भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा काल निर्धारण की विधियां जो हैं, इतिहास के दौरान ये उसके काल को आंकने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है। और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसके द्वारा काल निर्धारित करने का वर्णन 1896 में एंटोनी बेकरेल नामक फ्रेंच भौतिक शास्त्री ने किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अयस्कों के से आदर्श किरणें जो उत्पन्न होती हैं, उसी के आधार पे हम उसका एक टाइम पीरियड बता सकते हैं या बताते हैं। ये जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, इन्हें ही रेडियो एक्टिव कहा जाता है। सापेक्ष काल की जो निर्धारण विधियां होती हैं, वो विधियां जो विभिन्न घटनाओं के समय का केवल तुलनात्मक अनुमान ही बता सकती हैं, ठीक। इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं? इसके अंतर्गत स्तरीकरण, प्रारूप विधि, पराग परीक्षण विधि, फौना फ्लोरा, जीवाश्म विधि तथा फ्लोरीन विधि का वर्णन किया गया है। निरपेक्ष काल के अंतर्गत है वे सभी विधियां जो काल को निश्चित वर्षों तक गिनती में बताती हैं, उन्हें हम निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष से अंतर हमको समझ में आता है। सापेक्ष मतलब एक अनुमानित समय बताना, और निरपेक्ष मतलब वर्षों का जो समय है उसको गिनती में बताना। इसके अंतर्गत आता है रेडियो एक्टिव द्वारा, कार्बन 14 विधि द्वारा, पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा और रुबिडियम स्ट्रोंगिशियम विधि तथा लेड विधि द्वारा हम इसको कर सकते हैं। इतिहास का महत्व क्यों है? सबसे पहले ये हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी जीवन में उपयोगी चीजों के बारे में बताता है, ज्ञान में वृद्धि करता है और हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, जो कि
4 हैं, हम सभी को पता है वेद 4 हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य और स्मृतियों का अध्ययन हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको वीडियो शुरू होने के पहले भी बताया कि जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन में है, ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी जो कि एक धर्मोत्तर साहित्य है, तमिल ग्रंथ, इसके अलावा दीपवंश और महावंश का वर्णन किया गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें पता चलता है, इसके अंतर्गत यूनान, रोम के लेखकों, चीन के लेखक और मुसलमान लेखक और वेनिस के जो यात्री हैं उनका विवरण दिया गया है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक और ये सब आते हैं। और जो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातात्विकविद कहा जाता है। यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होते हैं, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि ऐतिहासिक तथ्यों को पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातात्विकविद कहते हैं। नेक्स्ट, मानव की उत्पत्ति एवं विकास तथा नदी घाटी की सभ्यताएं। ये हमारी सेकेंड यूनिट है, जिसमें सबसे पहले पाषाण युग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं इसके। तो पुरा पाषाण काल जो लगभग 2,50,000 ईस्वी से पूर्व 10 लाख ईस्वी तक चला। इस युग में मनुष्य क्या थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, पहाड़ों की दर्राओं में या पहाड़ों के नीचे गुफाओं में रहते थे और ये प्रमुख रूप से कच्चा भोजन करते थे। ठीक है, उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कच्चा मांस, फल फूल, कंदमूल इत्यादि खा के ये पेट भरते थे। आरंभ में मनुष्य क्या था, कपड़े नहीं पहनता था, पर धीरे धीरे उसे इसका ज्ञान हुआ कि हमें अपने शरीर को ढकना चाहिए, तो उसने पेड़ों के पत्तियों या पेड़ों की छालों से, जानवरों की खाल से शरीर ढकने के लिए एक वस्त्र जैसा बना लिया था। इसके अलावा इस युग में मानव ने गुफाओं में चित्रकारी और नक्काशी भी की और सामुदायिक जीवन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ था। ये अभी अकेले रहते थे, इन्होंने समुदाय में रहना नहीं सीखा था। ठीक है, पुरा पाषाण काल के पत्थरों से बने उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग कब किया जाता था, पुरा पाषाण काल में। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण का लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है इसका। और इस युग में लोग घास फूस और पेड़ की टहनियों से बने मकान में रहने लगे थे, उनको इस चीजों का ज्ञान हो चुका था। इसमें लोग रुई, सन के वस्त्र का प्रयोग करते थे, कुल्हाड़ी, गुलेल, धनुष बाण आदि इन्होंने बनाना सीख लिया था। ठीक है, और इस युग में ये प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, जिसमें मातृ देवी की पूजा ये विशेष रूप से करते थे। ठीक है, तो यहां भी देखिए हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि किस युग में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करना मनुष्य ने शुरू किया, और दूसरा ये इस काल में किसकी आराधना करते थे। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है धातु युग। धातु युग का आरंभ 5,000 ईसा पूर्व में तांबे का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का आविष्कार हुआ था। उस समय मानव सभ्यता में इतिहास को धातु युग भी कहा जाता है। ठीक है, और 5,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के समय तक को ताम्र युग कहा जाता है। ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। कांस्य युग में कांसे के प्रयोग ने क्या किया, मानव जीवन को, कांसे के प्रयोग में मानव जीवन के अनेक परिवर्तन हुए, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग भी माना जाता है।
और इस युग ने सभ्यता का जो मार्ग था या विकास का मार्ग कह सकते हैं उसको प्रशस्त किया। नेक्स्ट आता है नदी घाटी की सभ्यताएं। नदी घाटी की सभ्यताएं धातुकालीन सभ्यता के बाद जो प्रमुख विकास हुआ नदी घाटियों में हुआ, ठीक है, जिसे नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक, नदी घाटी की सभ्यता का मतलब नदी के किनारे जिन सभ्यताओं का उदय हुआ उसे हम नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसमें प्राचीन नदी घाटी की सभ्यताओं में भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में विकसित हुई। ठीक, इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है, जो कि पहली विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है और इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहते हैं। तो देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के। अब हम आगे चलते हैं। इस सभ्यता का पता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता लगा था। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्व काठियावाड़ के पश्चिम में मकरान और उत्तर के हिमालय तक फैली हुई थी। ठीक है, ये सभ्यता क्या है? सभ्यता कहां तक फैली थी? काठियावाड़ के पश्चिम में मकरान तक और उत्तर में हिमालय तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का विकास लगभग 2750 से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। इस सभ्यता में पशुपालन, उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यापार, आर्थिक जीवन, ये सब कृषि, ये जीवन के आधार थे। मातृ पूजा, देव पूजा, पशु पूजा का प्रचलन था और शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। ठीक है, तो यहां भी आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे इस सभ्यता में औषधियों का भी ज्ञान हुआ और सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत लगभग 750 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके साथ ही उसको आप देखिए। साथ ही साथ जो जितनी भी यहाँ पे तिथियां दी गई हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। नेक्स्ट आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। साधारण शब्दों में मेसोपोटामिया का तात्पर्य दजला और फरात 2 नदियों के बीच की भूमि से है। ठीक है, जो 2 नदी हैं दजला और फरात उनके बीच की स्थान से है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्र थे सुमेर, बेबीलोनिया, सीरिया। इसके अलावा राजनीतिक केंद्र नगर राज्य थे। ठीक है, इसके शासक को फत्तेसी कहकर संबोधित किया जाता था और सुमेरिया का समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसमें गुलामों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। सुमेरिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। बेबीलोन के इतिहास में हम्मुराबी का स्थान सबसे ऊपर रहता था और शासन को सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विधि संहिता का निर्माण किया जाता था। तो आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। साथ ही साथ ये अंधविश्वासी भी थे, जादू टोना में भी विश्वास करते थे। और यहाँ का जो प्रधान होता था वो राजा था। साम्राज्य क्या था? कई प्रांतों में डिवाइड था और स्त्रियों की आर्थिक स्थिति या स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। असीरिया कृषि प्रधान प्रमुख देश था। कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार और वहां की अर्थव्यवस्था के ये आधार थे। असीरिया के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी वो कई देवताओं में विश्वास करते थे और उनकी आराधना करते थे। नेक्स्ट आता है मिस्र की सभ्यता। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मिस्र का स्वतंत्र राज्य था। मिस्र की सभ्यता का जो उदय था वो 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में नील नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। मिस्र के प्रारंभिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है पिरामिड युग, सामंती युग और साम्राज्यवादी युग। शासन का प्रधान राजा होता था जिसे फराओ कहा जाता था। ठीक है, जो राजा था वो फराओ के नाम से जाना जाता था। समस्त राज्य कई प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था जिसे नोम कहा जाता है।
मिस्र के लोग हजारों या कई तरह के देवी देवताओं पे विश्वास रखते थे और पूजा करते थे। प्राचीन मिस्र का जो साम्राज्य था वो 3 वर्गों में विभक्त था। स्त्रियों का समाज में सम्मानजनक स्थान था और कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार आर्थिक जीवन के आधार थे। कला कौशल के क्षेत्र में मिस्र जो है वो प्रगति पर था। ठीक है, तो कला कौशल, स्त्रियों की आर्थिक स्थिति, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, ये सब मिस्र की सभ्यता में काफी उन्नत थी। नेक्स्ट आता है हमारा चीनी सभ्यता। चीन के ह्वांगहो और यांग टीसी क्वांग नदियों की जो घाटी में चीन की प्राथमिक सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ह्वांगहो और यांग टीसी क्वांग, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और समस्त शासन व्यवस्था का जो केंद्र था, जिसपे शासन व्यवस्था केंद्रित थी, वो क्या है? सम्राट होता है। चीन का साम्राज्य कई वर्गों में, जिसमें विद्वान, कृषक आदि अनेक वर्गों में विभक्त था। पशुपालन, उद्योग धंधे, आर्थिक स्थिति जीवन के आधार थे। इसमें सबसे लोकप्रिय क्या था? भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत कला, ज्ञान विज्ञान आदि का पर्याप्त विकास हो चुका था। और सौर चंद्र पंचांग एक महत्वपूर्ण खोज थी इस सभ्यता की, वो थी सौर चंद्र पंचांग की। नेक्स्ट आते हैं हम वैदिक और उपनिषद काल पे। ठीक, तो वैदिक सभ्यता क्या है? आर्यों के आगमन से भारत में आर्य सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण करते हैं तो पहला आता है ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता। इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल में की जो सामाजिक स्थिति थी, समाज में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था यहाँ शुरू हो चुकी थी। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, आगे हम चलते हैं राजनीतिक स्थिति में। तो इस काल में छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर राज्य को बनाते थे। राजतंत्र एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ चलती थी। राजतंत्र में राजा का चयन परंपरा के अनुसार होता था, जबकि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक का निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, शासक चुना जाता था। आगे हम चलते हैं आर्थिक स्थिति में। आर्थिक स्थिति के दौरान कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार ये आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। धार्मिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था आर्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियां, विभिन्न देवी देवताओं, इनकी पूजा करते थे। और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, महाजनपद, ऋग्वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते जनपदों का अत्यधिक विस्तार हो चुका था। विस्तार की प्रवृत्ति के कारण जनपद में परस्पर संघर्ष भी हुए, संघर्ष जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई। इन संघर्षों में पराजित जनपद विजित राज्य, ठीक है, जो राज्यों ने विजय हुए थे उस राज्यों में विलीन हो गए थे। ठीक है, इस विजित जनपद की राज्य सीमा और शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण जनपदों को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। ठीक है, 6ठी शताब्दी के पूर्व महाजनपद 16 थे। इन महाजनपदों का उल्लेख जैन और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। मगध राज्य के जो शासक थे, सबसे पहला मगध शासक जो थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, एग्जाम में ये आ भी चुके हैं ये क्वेश्चंस जो कि इसमें हैं, और आप इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए तो आपको आगे की सारी यूनिट्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके काम में आएंगे एग्जाम के समय। तो बिंबिसार क्या था? मगध साम्राज्य का शासक था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? अब इसके आगे हम सिकंदर के आक्रमण का
के बारे में जानेंगे, जिसमें सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। अंभी के शासक ने सिकंदर की सहायता की थी और पोरस से जब युद्ध हुआ था तो सिकंदर उसकी वीरता से इतना प्रभावित था कि उसने उसका राज्य वापस कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में? सिकंदर के आक्रमण का भारत पर राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ा, और सिकंदर भी यहाँ की जीवन से भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मुख्य रूप से सांस्कृतिक जो जीवन है उससे बहुत प्रभावित था। जैन और एवं बौद्ध धर्म। भारत में महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों के आधिपत्य का विरोध किया। ठीक है, अभी तक जो एक हिंदू धर्म चला आ रहा था और धीरे धीरे इसमें ब्राह्मणों का अधिकार हो गया था, या उस धर्म को कहना चाहिए उनका आधिपत्य हो गया था, उसके विरोध में उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिसमें सत्य, अहिंसा, सदाचार धर्म के मूल स्तंभ बने थे। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, सदाचार ये क्या थे? धर्म के मूल स्तंभ बताए गए हैं। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म तथा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म मगध में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, नित्य सामूहिकवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, शून्यतावाद, यथार्थवाद इसमें प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक में क्या आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? पहली बात, जन भाषा में उपदेश। ठीक है, जन भाषा में उपदेश का मतलब वहां की जो भाषा थी, ठीक है, कि हर प्रांत की अलग अलग भाषाएं होती थी, तो जो उनको धर्म का जब प्रचार प्रसार किया जाता था तो वहां की लोकल लैंग्वेज में होता था, जिससे वहां के लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती थी। कट्टरता का अभाव। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कठोरता नहीं बरती गई थी। समानता, सरलता, महावीर और बुद्ध का व्यक्तित्व और तत्कालीन शासकों का सहयोग एवं संरक्षण ने इन धर्मों को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध धर्म के पतन के कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, संघ में स्त्रियों का प्रवेश, कर्मकांडों की प्रधानता और तत्कालीन शासकों के आश्रय की कमी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। ठीक है, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। साथ ही साथ जब बौद्ध भिक्षुओं में महिलाओं का भी प्रवेश हुआ, महिला भिक्षुओं ने भी प्रवेश लिया, तब वहां पे समस्याएं ज्यादा बढ़ गई थी। आगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, सौर मंडल का परिचय। ठीक है, इसमें हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो सौर मंडल में सूर्य, पिंड, ग्रह, उपग्रह, ये इन सब चीजों का अध्ययन होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में बहुत सारे सौर मंडल हैं, लेकिन जो हमारा सौर मंडल या सौर परिवार है वह क्या है? सबसे डिफरेंट है। इसका आकार क्या है? एक तश्तरी या प्लेट की तरह होता है। सौर मंडल के सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्धांत बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सौर मंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है तथा सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य के अंतर्गत है, निहित है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य तथा सबसे बाहरी सीमा पर नेपच्यून ग्रह है। इसमें प्रत्येक ग्रह की विशेषता एवं
उपग्रहों इत्यादि के बारे में बताया गया है। पहला आता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का मुख्य या प्रधान है। यह सौरमंडल का मुखिया भी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसके बारे में यहाँ पे 8 मिनट और 18 सेकंड पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लगते हैं। सूर्य को की दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य की संरचना 98% भाग जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, नजदीक का ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य का सबसे नजदीक का या पास का ग्रह कौन सा है? ठीक, नेक्स्ट आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है या शाम के तारे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि शाम को या जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे के आसपास तो देखते हैं एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है, वह शुक्र ग्रह होता है और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 4th नंबर पे है पृथ्वी। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, अतः इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्योंकि यहाँ पानी है, जल है, इसलिए यह नीला ग्रह भी कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है। मंगल, इस ग्रह का रंग लाल होता है। फोबोस और डीबेस इसके 2 उपग्रह हैं। ओलंपियस मीन्स पर्वत यहाँ पर स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति को हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रंग होता है वो पीला होता है क्योंकि यहाँ मीथेन गैस ज्यादा होती है या पाई जाती है। शनि बृहस्पति के बाद ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 3 वलय पाए जाते हैं और यही वलय विशेषता के कारण से आकाश गंगा के समान ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, देखा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर का घेरा दिखाई देता है, उसी को हम वलय कहते हैं, जो आकाश गंगा की तरह होता है। अरुण, नेक्स्ट है अरुण, जिसे यूरेनम भी कहते हैं। यह 1721 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारा ये भी बनता है। नेक्स्ट है, इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं, जिनमें से 5 का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये 5 वलय हैं जो कि अरुण के चारों ओर पाए जाते हैं। वरुण, इसको नेपच्यून भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। इसकी खोज 1886 में हुई थी। ठीक है, तो यह सौरमंडल का क्या है? आखिरी ग्रह है और इसकी खोज 1886 में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन ग्ले अर्बन लेबेरियर ने की थी और यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे हम वरुण, नेपच्यून का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो 10 पॉइंट्स हमारा क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा और उल्का पिंड की इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जो कि हमारे बुक में डिटेल में दी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं।
नेक्स्ट, मानचित्र, अक्षांश और देशांतर रेखाएं तथा पृथ्वी की गतियां, इसके बारे में हम यहाँ पे इन शॉर्ट जानेंगे। सबसे पहले मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह के किसी भाग, स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज में अंकित किया जाता है एक छोटे रूप में। इसी को हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक समतल कागज में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे जरूर आप पढ़ें। लैटिन भाषा के मैप्पा का शाब्दिक अर्थ कपड़े या मेजपोश अथवा रुमाल होता है, और मध्यकालीन युग में कपड़े पर बने संसार के चक्र मानचित्र को मैप्पा मुंडी कहते थे। ठीक है, मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट, असिस्टेंट एंड प्रोजेक्शन। पहला मापन, आधारित और प्रदर्शन। नेक्स्ट आता है मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक में आते हैं अध्ययन के लिए इसकी 3 प्रमुख घटकों का व्यवहारिक रूप से अध्ययन आवश्यक होता है, जिसमें है दिशाएं, दूरी और प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट है अक्षांश एवं भूमध्य रेखा। अक्षांश पृथ्वी पर निर्मित एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्षैतिज दिशा से अर्थात पृथ्वी की सतह के समांतर वृत्ताकार रूप से बनी होती है। पृथ्वी के सबसे बड़े अक्षांश को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है, और देशांतर रेखाओं में पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जो पृथ्वी से उत्तर दक्षिण दिशा में की तरफ घूमती हैं, इसलिए ये देशांतर कहलाती हैं। और ग्रीनविच मींस टाइम, प्राइस, मेरिडियस, इंग्लैंड के निकट, इंग्लैंड के पास शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियस या ग्रीनविच मीन टाइम्स कहते हैं। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें है कि ग्रीनविच मीन टाइम्स क्या है। इंग्लैंड के निकट सूर्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक, और रेखा को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय भारत की प्राकृतिक एवं राजनैतिक सीमाओं के मध्य एक रूपता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय, यमोत्तर एवं उसके स्थानीय समय को संपूर्ण देश के लिए मानक यमोत्तर को मानक समय माना गया है। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ताप कटिबंध पृथ्वी पर सूर्य वायुमंडल की शक्ति का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, और कटिबंधों का सीमांकन अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। 3 प्रमुख कटिबंध हैं, कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख कटिबंधों में पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि 3 प्रमुख कटिबंध कौन से हैं या कितने प्रमुख कटिबंध हैं। नेक्स्ट आता है गोलार्ध। पृथ्वी के चारों ओर
खींचा गया कोई भी वृत्त जो उसे समान हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है गोल, और उसको बराबर बराबर से बराबर भाग में बांटने को ही हम उसको गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई किसी भी गोल चीज को हम बराबर से काटते हैं तो वह गोलार्ध कहलाता है। घूर्णन या परिभ्रमण, पृथ्वी एक धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन रहा है कि आवर्तन गति किसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है परिक्रमण वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य की ओर परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन का समय 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही हम परिक्रमा के नाम से जानते हैं। और परिभ्रमण एवं परिक्रमा के प्रभाव के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, वर्ष की अवधि का निर्धारण करना, साथ ही साथ दिन रात का छोटा बड़ा होना एवं जलवायु कटिबंधों का निर्धारण आदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही होता है। नेक्स्ट है हमारा जो यूनिट है वो है महाद्वीपों एवं महासागरों का परिचय। महाद्वीप क्या है? महाद्वीप सागर तट से एक औसत ऊंचाई के उठे हुए विस्तृत भूभाग को कहते हैं। यहाँ इसमें आते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप कहे जाते हैं। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन कि यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर, इसकी और जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी देखिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। एशिया में सबसे अधिक घना बसा द्वीप जो है वो कौन सा है? जावा। जावा द्वीप सबसे अधिक घना और बसा हुआ है। इसके प्रमुख प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया तथा मध्य एशिया है। इसके आगे हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर एवं श्रेणियों के बारे में जानेंगे। तो बेरिंग सागर, जापान सागर, लाल सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर एवं मारमरा सागर, ये सागर है यहाँ पर। और हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, अल्टार्ट एवं माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? ये श्रेणियां हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए यहां भी एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हम बता सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 24,24,700 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के भूक्षेत्र का 16.22% है। इसका समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 75,000 किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप लैब्राडोर है तथा सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकनले अलास्का श्रेणी में है। इसमें कुल 29 देश स्थित हैं।
इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है कि इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि कोलंबस ने की थी। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी बन रहा है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो हम बता सकते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ये हमारा अति लघु बन सकता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि चौथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। इसका क्षेत्रफल, दक्षिणी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,17,58,500 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें कितने देश हैं? 15 देश इसमें स्थित हैं। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका समुद्र तट 28,700 किलोमीटर लंबा है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांगुआ, इसका जो नदी वितरण है वो काफी घना है और यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के समीप पाया जाता है। यह सदैव हमेशा यहाँ पे बर्फ की एक मोटी चादर से यह ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर रहना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पे बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनका नाम दक्षिणी गंगोत्री तथा मैत्री और भारती है। भारत के द्वारा जो शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं उनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये हमारे अतिलघु के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप के महाद्वीप का देश को महाद्वीप का देश भी कहा जाता है। यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप को प्रायद्वीपों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के जो प्रमुख पर्वत हैं वो अल्पस, यूरोल और ब्लैक फॉरेस्ट है। यहाँ की सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज रूस है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं वोल्गा, टेक्सीन और डैन्यूब। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है यहाँ की सबसे कम जनसंख्या व सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसकी खोज पुर्तगाली अन्वेषक डब्ल्यू जॉन्स ने की थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ की प्रमुख नदी क्या है? मरे डार्लिंग। महासागर, जल की अथाह राशि को हम महासागर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। ठीक, और जल के खारेपन का मापन प्रति हजार में किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के कारण जल है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जीवन है उसका कारण पृथ्वी पर जल का होना है। और प्रशांत महासागर जो कि विश्व की सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि इस विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में भारत। ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से अब जो है भारत पहले स्थान पर हो गया है। हिमालय पर्वत पर स्थित माउंटेन एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। तो ये भारत का
संसार में जनसंख्या में कौन सा स्थान है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और दूसरा, विश्व एवरेस्ट विश्व की का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, और इसकी ऊंचाई ये थर्ड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें थर्ड 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे मिल रहे हैं। जोजिन और शिप किला हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे हैं, और भारत की जलवायु काफी क्षेत्रीय में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, और जलवायुवीय तत्वों के वितरण पर भारत कर्क रेखा पर अवस्थित, और यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ठीक है, भारत की जलवायु पर। किसी स्थान के दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, ठीक है, और मौसम से ही दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मौसम अल्पकालिक जलवायु मंडल की दशा को दिखाता है या बताता है, और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडल दशा को दिखाने के साथ साथ मौसम व जलवायु दोनों में तत्व समान होते हैं, ठीक है, इन दोनों के तत्व समान होते हैं, एक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत में वन, जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में वन। तो भारत में विविध प्रकार के या अनेक प्रकार के वन या जंगल पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में केरल में वर्षा वनों से लेकर उत्तर के लद्दाख के अल्पाइन वन, पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल से लेकर पूर्वोत्तर के सदाबहार वनों तक भारतीय वन दिखते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा 9 पॉइंट है, भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में वन नीति अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन रहा है, और ये नीति ब्रिटिश हितों के अनुकूल थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1952 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार भूमि 33%, जिसमें मैदानी भाग होता है 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर ही वन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10, मार्च 2011 की जारी एक रिपोर्ट में, ठीक है, मार्च में जो 2011 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार 57 जीवों की क्रांति संकटग्रस्त जीव घोषित किया गया। इनमें क्या है, संकटग्रस्त जीव को 7 विभिन्न वर्गों में, जिनमें पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, मछली, मकड़ी तथा इनको रखा गया है। संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत वन जीव का संरक्षण संरक्षित क्षेत्र के एक संपीडक निकाय है। संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न उद्देश्यों हेतु विभिन्न श्रेणियां होती हैं, ठीक है, अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनकी विभिन्न श्रेणियां, अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, नेचर रिजर्व्स, प्राकृतिक स्मारक और सांस्कृतिक परिदृश्य आदि इसमें शामिल है। नासा क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जिसको हम नासा के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन। इसे संक्षेप में नासा कहते हैं। नासा का स्लोगन है सबकी भलाई के लिए, ठीक है। इसरो क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। इसमें लगभग 17,000 कर्मचारी काम करते हैं, और वर्ष 2014 को इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इसे शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए प्रदान किया गया था। मंगलयान की सफल परीक्षण के बाद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मंगलयान का परीक्षण, और 2017 में उसने एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड भी बनाया, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है ग्रामीण एवं नगरीय निकायों का गठन। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है?
ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। इसका जो मुखिया प्रधान कहलाता है, और कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह ग्राम प्रधान के निर्वाचन के योग्य हो जाता है। ठीक है, वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खा उपबंध में सम्मिलित है। यहाँ पे भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, क्षेत्र पंचायत। पंचायती राज के प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत ग्राम एवं जिले के मध्य संपर्क स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जिला पंचायत। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के जो पद सोपान क्रम होता है उसमें जिला परिषद सबसे ऊपर की संस्था है। जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव देखिए बन रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, जिला पंचायत की सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नगर पंचायत। इसका गठन छोटे कस्बे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। ये सबसे निम्न स्तरीय संस्था होती है। एक नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नगर पंचायत। इसका गठन छोटे कस्बों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है और ये सबसे निम्न स्तर की संस्था होती है। एक नगर में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वह है नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत और नगर निगम के बीच की कड़ी को नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है और इसका एक सभापति और उपसभापति होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नगर निगम। नगर निगम को सिटी कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका या महानगर निगम कहते हैं। भारत में 1687 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि सर्वप्रथम भारत में नगर निगम की स्थापना कब की हुई थी या यह सबसे पहले कहां हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 7, शहरी स्थानीय निकायों के आय के स्रोत। सवारी गाड़ियों पर कर, चुंगी, मकान, भूमि कर, पानी, बिजली, सफाई कर, शिक्षा शुल्क और मनोरंजन पर कर, ऋण, व्यापार, मेला बाजार, शुल्क और सरकार द्वारा सहायता अनुदान इत्यादि ये स्थानीय शहरी निकायों के आय के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आता है जिलाधिकारी। जिलाधिकारी जिला प्रशासन का मुखिया होता है। ठीक है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है सड़क, रेल यातायात और सुरक्षा। यहाँ पे जो इस यूनिट का फर्स्ट पॉइंट आता है यातायात और उसके नियम। यातायात का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आना जाना। ठीक है, यहाँ भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि यातायात का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुरक्षित यातायात के लिए यह आवश्यक होता है कि लोगों को यातायात के संकेतों और निकायों की जानकारी हो। ठीक, एकल दिशा मार्ग का ज्ञान, अचानक यू टर्न ना करे, गति रोकने की जानकारी, पार्किंग क्षेत्र की जानकारी, हाथ के संकेत, ये सब जानकारी यातायात संकेतों के अंतर्गत आते हैं। यातायात संकेत के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यातायात संकेत के प्रकार। इसमें यातायात संकेत के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। ठीक है, यहाँ भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और थर्ड पॉइंट है सड़क दुर्घटना के कारण। सड़क दुर्घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे तेज गति, गलत ओवरटेकिंग, थकान, नशे में गाड़ी चलाना, यातायात के नियमों को ना देखना या उनकी अनदेखी करना और क्षमता से अधिक भार का परिवहन, ये सड़क दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बचाव एवं सावधानियां। यात्रियों और चालक दोनों को यातायात के नियम का पालन करना जरूरी होता है। सीट बेल्ट का प्रयोग, टर्न पर
जब हम टर्न करते हैं तो इंडिकेटर का प्रयोग, हेलमेट का प्रयोग और सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलवे क्रॉसिंग और संकेतों एवं प्रतीकों का ज्ञान। रेलवे क्रॉसिंग पर सभी व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे दुर्घटना ग्रसित ना हो। जैसे लाल सिग्नल किस चीज का है? खतरे का है, ठीक है। तो इस पे भी हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पीला सिग्नल सावधान रहने के लिए और हरा सिग्नल होता है कि ट्रैक क्लियर है। इन सिग्नलों का अगर हम पालन करते हैं तो जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आएगी। क्रॉसिंग बंद होने की स्थिति में और उसके खुलने का इंतजार करना चाहिए। गेट रहित क्रॉसिंग पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और रेलवे ट्रैक को पार करते समय भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। रेलवे ट्रैक के आसपास अनावश्यक रूप से घूमना बैठना नहीं चाहिए, ना ही बच्चों को वहां खेलना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है हमारा अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति और देश को चलाने के लिए धन का वितरण एवं उससे संबंधी नियमों को किस प्रकार से निर्मित किया जाए कि जो देश है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी, कल्याण से संबंधित परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी थी और विकास से संबंधित परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल पीटरसन फर्ग्यूसन ने दी थी। आवश्यकता विहीन परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी थी और दुर्लभ केंद्रित परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कई पॉइंट्स बन रहे हैं जिसमें फर्स्ट आता है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा किसने दी, आवश्यकता विहीन परिभाषा किसने दी और इसको दुर्लभ केंद्रित किसने माना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि के समय एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। अर्थव्यवस्था के घटक, किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 घटक होते हैं, ठीक। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के कितने घटक होते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थव्यवस्था के 3 घटक हो सकते हैं, 3 घटक होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में जा सकता है और अति लघु के रूप में इसके 3 घटक के नाम लिखिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट आता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी प्रकार का लेना देना ना हो, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है खुली अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था जब विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग करती है या अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लेन देन होता है उसका, तो वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक विकास, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तभी स्वीकार किया जाता है जब लोगों की आय के साथ साथ उनके जीवन का स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक बदलाव आता हो। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय अवधि में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और इस पूरे वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।